फ्रांस की क्रांति की संपूर्ण कहानी। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा, जिसका संबंध बोर्बो राजवंश से था। उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। जब वह गद्दी पर बैठा तो फ्रांस का खजाना खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि फ्रांस लंबी लड़ाइयाँ लड़ता था। लड़ाई, जब हम एक देश दूसरे देश से लड़ाई लड़ता है तो उसमें हथियार देने के लिए, जो सैनिक होते हैं उनको हथियार देने के लिए, अच्छा खाना देने के लिए ज़्यादा खर्च होता है, जिसके कारण फ्रांस ने जब लंबी लड़ाइयाँ लड़ी तो उसका हथियारों और सैनिकों के रखरखाव में ज़्यादा खर्चा होता था, जिसके कारण खजाना खाली था। वर्साई के महल की फिजूल शान शौकत बनाए रखने के लिए वहाँ का राजा वर्साई के महल की डेकोरेशन पे, साज सजा पे फिजूल खर्ची करता था, जिसके कारण फ्रांस का खजाना खाली था। फ्रांस का दुश्मन था ब्रिटेन, और उसने अमेरिका के 13 हिस्सों को अपना उपनिवेश बना रखा था, कब्जा कर रखा था। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए फ्रांस ने 10 अरब लिब्रे का कर्ज लेकर अमेरिका के 13 उपनिवेशों को छुड़वाने के लिए ब्रिटेन से युद्ध किया। 2 अरब लिब्रे का कर्ज पहले से था। 10 अरब लिब्रे का अमेरिका की सहायता के लिए लिया तो 12 अरब लिब्रे का कुल कर्ज हो गया, जिसके कारण कर्ज देने वालों ने ब्याज की दर 10% कर दी, जिसके कारण सारा पैसा कर्ज चुकाने में जाने लगा। लेकिन फ्रांस के राजा के पास खजाने में पैसा नहीं था, जिसके कारण उसको फ्रांस की सेना का रखरखाव करने में, विश्वविद्यालय चलाने में, सरकारी कार्यालय चलाने में आदि कार्यों के लिए पैसा चाहिए था। और वो पैसा कहाँ से आ सकता था? कर बढ़ाकर। फ्रांस का राजा खुद कर नहीं बढ़ा सकता था, उसे कर बढ़ाने के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। लुई 16वां ने कर बढ़ाने के लिए 5 मई 1789 को एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। एस्टेट जनरल की बैठक बुलाने का मतलब था कि कर बढ़ेंगे ही। इस बैठक में 300 पादरियों के प्रतिनिधि, 300 कुलीन वर्ग के प्रतिनिधि, 600 तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि शामिल होते थे। इस बैठक में कारीगर, किसान, औरतों का आना मना था। इस बैठक में कुलीन वर्ग के 300 प्रतिनिधि कर बढ़ाने के पक्ष में वोट देते थे और 300 पादरी भी कर बढ़ाने के पक्ष में एक वोट देते थे, क्योंकि इन दोनों को जन्म से विशेष अधिकार मिलने के कारण कर देना नहीं पड़ता था, इनको कर मिलता था। जैसे कि जो कुलीन वर्ग था उनको सामंती कर मिलता था और जो पादरी वर्ग था उसको धार्मिक कर मिलता था, इसलिए इनको कर मिलता था तो ये हमेशा कर बढ़ाने के पक्ष में वोट देते थे। तीसरी एस्टेट के 600 लोग भी एक वोट देते थे कर ना बढ़ाने के पक्ष में। इस तरीके 2 वोट कर बढ़ाने में और 1 वोट कर ना बढ़ाने में जाने के कारण हमेशा एस्टेट जनरल का निर्णय कर बढ़ाने का होता था। परंतु इस बार तीसरी एस्टेट के लोग पढ़े लिखे व्यापारी और अमीर वर्ग के मध्य वर्ग के लोग थे, जिन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने राजा से कहा कि लोकतंत्र का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति एक वोट देगा, लेकिन राजा माना नहीं और उसने कहा कि पुराने तरीके से ही वोटिंग होगी। तीसरी एस्टेट के लोग बैठक छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें पुराने तरीके से कर बढ़ाना लोकतंत्र के अनुसार सही नहीं लगता था। राजा ने जब उनकी नहीं सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि जब तक राजा के पास सारी शक्तियां हैं, राजा अपने मन की ही बात करेगा, किसी की सुनेगा नहीं। इसलिए उन्होंने बैठक छोड़ने के तीसरी एस्टेट के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें जॉब करके, जहाँ जो रेशमी कपड़े का व्यापार करके अमीर हुए हैं, और उनको मध्य वर्ग कहा जाता है, और उन्होंने जब वो एस्टेट जनरल की मीटिंग छोड़ी थी उसके 45 दिन बाद 20 जून 1789 में वो वर्साई के महल में एक टेनिस कोर्ट है जहाँ पर वो इकट्ठे हुए और अपने आप को उन्होंने फ्रांस की कानून बनाने वाली संस्था नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इनके जो नेता थे वो मिराबे और आबेसिए थे, और उन्होंने जो नेशनल असेंबली जिन्होंने बनाई है उन्होंने कसम खाई कि जब तक राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बना देते तब तक नेशनल असेंबली भंग नहीं होगी। लेकिन राजा अपनी शक्तियां कम करवाने को तैयार नहीं था,
इसलिए तीसरी एस्टेट के पढ़े लिखे लोगों ने, जिनको हम मध्य वर्ग कहते हैं, कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई कि जिससे राजा डर जाए। जैसे कि पेरिस में अफवाह उड़ा दी कि राजा के सैनिक आ रहे हैं लोगों पर हमला करने के लिए। इस तरीके जो लोग राजा के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे, उन्होंने राजा के सैनिकों से बचने के लिए अपनी एक जन सेना बना ली। और ये लोग, अगर उनको सीधे कहा जाता ना तीसरी एस्टेट के लोगों को, जहाँ पेरिस के जो रहने वाले लोग थे, कि राजा तुम्हारे साथ बुरा करता है, आप उन राजा से लड़ो, तो वो नहीं लड़ते थे। लेकिन जब इन्होंने अफवाह फैलाई पेरिस में कि राजा के सैनिक लोगों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो वो लोग इकट्ठे हुए। सैनिकों से बचने के लिए उन्होंने अपनी एक जनसेना बनाई। हथियार, गोला बारूद हासिल करने के लिए राजा द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंगें थी वहाँ गए। सबसे पहले राजा द्वारा बनाई गई जेल बास्तिल के किले पर उन्होंने हमला बोला। वहाँ पर 7 कैदियों को रिहा करके कमांडर, इनके साथ जब ये हथियार लेने के लिए लड़ रहे थे तो कमांडर मारा गया और हथियार लूटकर बास्तिल के किले को इन्होंने गिरा दिया। तो ये भी घटना कोई छोटी घटना नहीं है राजा को डराने के लिए। तो राजा इस घटना से भी डर गया कि जब मेरे देश के लोग बास्तिल के किले को गिरा सकते हैं तो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर इन्होंने दूसरी घटना पेरिस में घटाई। पेरिस में दूसरी घटना यह घटी कि पाव रोटी की कमी के कारण औरतें बेकरी से पाव रोटी खरीदने के लिए कतार में खड़ी थी, लेकिन बेकरी वाला उन्हें पाव रोटी नहीं दे रहा था, जिसके कारण गुस्साई औरतों ने बेकरी वाले पर हमला कर दिया। तीसरी, अब औरतें, फ्रांस में जो लोग राजा से डरते हैं और उसमें भी औरतें अगर किसी बेकरी वाले को पीट देती हैं तो ये भी राजा के लिए घटना बहुत बड़ी है डरने के लिए। और तीसरी घटना ग्रामीण क्षेत्र में अफवाह फैलाकर घटाई गई। किसान, जो जमींदार अर्थात कुलीन वर्ग के लिए जो वहाँ के तीसरी एस्टेट के किसान थे, बहुत सारे काम करते थे। उसके खेतों में भी काम करते थे, उसके घर पे भी फ्री काम करते थे, उसके लिए सैनिक सेवाएं भी देते थे। जब देश में रोड्स बनती थी तो भी वो काम करते थे। तो लेकिन जो कुलीन वर्ग, जिसको हम जमींदार कहते हैं, वो किसानों को उतनी मजदूरी नहीं देता था, जिसके कारण किसान कुलीन वर्ग से दुखी थे। लेकिन हिम्मत नहीं थी उनकी कि वो किसान कुलीन वर्ग के विरुद्ध लड़ सकें। तो और उनकी हिम्मत नहीं थी कि वे कुलीन वर्ग को कुछ कह सके। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों में यह अफवाह फैला दी गई कि कुलीन वर्ग के लोगों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह को किसानों की फसलें बर्बाद करने के लिए भेज दिया है। और वे किसान जो कुलीन वर्ग के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, उन्होंने अपनी फसलों को बचाने के लिए खेती के अपने जो तेज औजार थे, कुदाल और बेलचे लेकर वो कुलीन वर्ग की हवेलियां थी शहरों में और किले थे गाँव में, वहाँ पर वो गए। उन्होंने किलों और हवेलियों के ऊपर हमला बोलकर जो अनाज के गोदाम थे उनको लूट लिया, जो ऋण के डॉक्यूमेंट थे उनको जला दिया। इस तरीके कुलीन वर्ग, जिसे हम जमींदार भी कह सकते हैं, वो भी डर गए। किसानों ने जब ऐसा किया तो जमींदार, जो बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक थे, जिनकी ज़मीनों पर किसान काम करते थे, वो भी डर गए और वो फ्रांस छोड़कर, जमींदार जिसको हम कुलीन वर्ग कहते हैं, वो फ्रांस छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण लेने लगे। राजा इन 3 घटनाओं से डर गया। अगर मेरे देश के लोग बास्तिल के किले को गिरा सकते हैं और बेकरी वाले को पीट सकते हैं और बड़े जमींदारों को देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो मेरा क्या हाल करेंगे। यह सोचकर लुई सोल्वा ने नेशनल असेंबली जो तीसरी एस्टेट के मध्यवर्गीय लोगों ने बनाई थी को मान्यता देते हुए कहा कि नेशनल असेंबली संविधान बनाकर जो भी शक्तियाँ मुझे देगी मुझे स्वीकार हैं। राजा के नेशनल असेंबली को मान्यता देने के बाद 4 अगस्त 1789 की रात को फ्रांस में वह सब बंद हो गया जो तीसरी एस्टेट के लोगों को तकलीफ देता था। जैसे कि सामंती कर देना पड़ता था, उन्हें जन्म से मिले जो विशेष अधिकार थे पादरी और कुलीन वर्ग, वो भी उनको तकलीफ देते थे। धार्मिक कर सब समाप्त कर दिया गया और चर्च से वह ज़मीन भी वापस ले ली गई जो उसे दान में दी गई थी। इस तरीके से जो बुराई थी वो ख़त्म कर दी गई संविधान बनाकर।
और जो संविधान बनाने लगे थे मध्य वर्गीय लोग, उन्होंने 1791 में फ्रांस का जो संविधान था वो तैयार कर लिया और फ्रांस वह पहला देश बन गया जिसमें राजतंत्र के होते हुए संविधान बना, क्योंकि लोकतंत्री देशों में ही संविधान होते हैं, राजतंत्र में संविधान नहीं होते। राजतंत्र में राजा की चलती है, कानूनों की नहीं। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र आ गया। राजा की सारी शक्तियाँ छीनकर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका 3 संस्थाओं को दे दी गई और वोट का अधिकार 25 वर्ष के उन पुरुषों को दिया गया जो 3 दिन की सैलरी के बराबर कर देते थे। मतलब ये वो विशेषताएं हैं जो फ्रांस में संविधान बनने की संवैधानिक राजतंत्र बनने के बाद आई हैं। असेंबली का सदस्य वह व्यक्ति बन सकता था जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता था और फ्रांस का संविधान बनाया था मध्य वर्ग ने, उसकी शुरुआत होती थी पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से, जिसके अनुसार फ्रांस के लोगों को 3 अधिकार दिए गए थे: जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने बराबरी का अधिकार। इन अधिकारों को जो 3 अधिकार संविधान के अनुसार दिए गए थे उनको नैसर्गिक और अहर्निय अधिकार के तहत रखा गया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। नैसर्गिक और अहर्निय अधिकारों की श्रेणी में 3 अधिकारों को रखने का मतलब था कि जो संविधान में 3 अधिकार दिए गए थे वो संविधान के अनुसार फ्रांस के लोगों को जन्म से प्राप्त होंगे, चाहे कोई भी व्यक्ति हो फ्रांस का, और इन अधिकारों को कोई भी फ्रांस के लोगों से छीन नहीं सकेगा और राजा और राज्य को इन अधिकारों की रक्षा करनी होगी। संविधान बनने के बाद राजा दुखी था क्योंकि वह अपनी शक्तियाँ कम नहीं करवाना चाहता था। मतलब संविधान बनने के बाद उसकी विशेषताएं पढ़ने के बाद क्या स्थिति बनती है कि राजा तो डरते हुए अपनी शक्तियाँ कम करवा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी था कि जो संविधान बना था वो अमीरों को ज़्यादा अधिकार दे रहा था। तो अब ना तो लोग पीछे हटना चाहते थे, लोग कहते थे जो लड़ाई चल रही है राजा और लोगों के बीच में वो चलती रहनी चाहिए, और राजा भी उन लोगों से या अपने पड़ोसी देश के राजाओं से बात कर रहा था कि उसकी शक्तियाँ फ्रांस के राजा की शक्तियाँ फ्रांस के लोगों ने कम कर दी हैं। तो जो पड़ोसी देश है ये बात सुनकर फ्रांस के राजा की ये बात सुनकर वो भी डर गए और उनको भी डर लगता था कि कहीं फ्रांस के लोगों की तरह फ्रांस के पड़ोसी देशों के लोग भी अपने राजा की शक्तियाँ कम ना कर दें। तो वो थे प्रशा और ऑस्ट्रिया, फ्रांस के पड़ोसी देश, और वो सोच रहे थे कि हम फ्रांस पर हमला कर दें। लेकिन जो अब तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे मध्य वर्गीय लोग थे वो बहुत समझदार थे। उन्हें भी पता था कि राजा अपनी शक्तियाँ कम नहीं करवाना चाहता, अगर करवाई भी हैं तो वो कोशिश कर रहा होगा अपनी शक्तियों को बचाने के लिए, वो भी पड़ोसी देशों के राजाओं से हेल्प लेने के लिए। तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, क्योंकि नेशनल असेंबली तो बना ही ली थी, उन्होंने संविधान बना लिया था, तो उन्होंने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि फ्रांस के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ लड़ाई लगने जा रही है। और फिर मतलब जब लड़ाई लगी तो इसमें जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस लड़ाई के कारण क्या हुआ, जो सारी जिम्मेवारी थी वो औरतों के ऊपर आ गई। मतलब घर को रोजी रोटी चलाना और सारी घर के परिवार की जो जिम्मेवारी थी रोजी रोटी चलाने की जो जिम्मेवारी थी वो औरतों पर आ गई। और सभी लोगों ने जो ऑस्ट्रिया और प्रशा से लड़ाई लगी थी उसको राजा के विरुद्ध लड़ाई मानते हुए लोगों ने खुद इस लड़ाई में हिस्सा लिया था और मार्शले जो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है वो गाते हुए लड़ाई में पहुंचे थे। और ये लड़ाई चल रही है, दिक्कतें भी लोगों को आ रही है इस लड़ाई से, फिर भी लोग चाहते थे कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो फ्रांस का संविधान बना है वो ओनली अमीरों के लिए बना है। और अब ये जो लड़ाई चल रही है इसमें जो पुरुष और औरतें थी उन्होंने क्लब बना लिए थे और क्लबों में बैठकर वो सरकार की नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बात करते थे। इन क्लबों में से एक पुरुषों का क्लब था जैकोबिन क्लब, जो सबसे ज़्यादा सफल हुआ था।
और जैकोबिन क्लब, जो क्लब था जैकोबिन क्लब, इसका नाम मतलब एक जगह थी कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब, जहाँ पर कुछ पुरुष बैठ के, जो गरीब तबके के पुरुष थे, जो बैठ के सरकार की नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बात करते थे, उन्हीं के क्लब को जैकोबिन क्लब कहा गया था। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो दुकानदार थे, गरीब लोग थे। दुकानदार, कारीगर, जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता था जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन क्लब के सदस्य धारीदार लंबी पतलून पहनते थे ताकि वे फैशन प्रस्त कुलीन वर्ग से अलग दिखाई दे सकें, जो कि घुटने तक, जो कुलीन वर्ग था वो घुटने तक ब्रीचेस पहनता था, और इन्होंने अपने आप को अलग दिखाने के लिए लंबी धारीदार पतलून पहननी शुरू कर दी। जैकोबिनों को 100 क्लात के नाम से भी जाना जाता गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 क्लात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं कमी से नाराज पेरिस के जो लोग थे, उनको जो खाने पीने की पाव रोटी थी वो महंगी भी मिल रही थी और वो कम भी थी, जिसके कारण पेरिस वासी दुखी थे। और उनके लिए लड़ाई किसने शुरू करी? जैकोबिन क्लब के लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़नी शुरू करी कि पेरिस के जो लोग हैं उनको जो खाने पीने की चीज़ें वो महंगी भी मिल रही है और कम भी है। इस जो वहाँ का राजा था फ्रांस का, वही दे सकता था ना लोगों को सस्ती वो पाव रोटी और ज़्यादा पाव रोटी। तो इन्होंने, जैकोबिन क्लब के लोगों ने पेरिस वासियों की तरफ से विद्रोह दिखाने के लिए जो 10 अगस्त 1792 में सुबह टुलेरिया का महल था, जहाँ पर राजा का परिवार रहता था, उस पर धावा बोल दिया, और जो वहाँ पे रक्षक थे राजा के परिवार के, उनको मार डाला। राजा को कई घंटे तक जैकोबिन क्लब वालों ने बंधक बना कर रखा। बाद में नेशनल असेंबली ने शाही परिवार यानी कि राजा के परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नए चुनाव कराए गए, क्योंकि अब राजा को तो गद्दी से, जब देश से सरकार हटती है या राजा हटता है, तो फिर नया राजा चुनने के लिए या सरकार चुनने के लिए नए चुनाव करवाए जाते हैं, वो आप लोगों को पता है। तो जो अब जैकोबिन, वो तो जो संविधान बनाया था वो मध्य वर्गीय लोगों ने बनाया था, और जो जैकोबिन के लोग हैं इन्होंने राजा को अब गद्दी से उतार दिया और ये खुद अपनी नई सरकार बनाएंगे। तो इसमें इन्होंने क्या करा कि जैकोबिन जो मध्य वर्गीय लोग थे, उन्होंने 25 वर्ष के उन पुरुषों को वोट का अधिकार दिया था जो 3 दिन की सैलरी के बराबर कर देते थे। लेकिन अब जैकोबिनों ने सभी जो 21 वर्ष के पुरुष थे, चाहे वो संपत्तिवान थे चाहे संपत्तिहीन थे, सबको वोट का अधिकार दे दिया। नेशनल असेंबली के लिए नए सदस्यों का चुनाव हुआ, मतलब वो पुराने सदस्य नहीं है, अब मध्य वर्गीय लोग नहीं है उस नेशनल असेंबली में। अब जैकोबिन क्लब के लोग आ गए कानून बनाने वाली नेशनल असेंबली में, और उन्होंने नेशनल असेंबली का नाम बदल के कन्वेंशन रख दिया, और 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। मतलब अब यही भी राजा होएगा ही नहीं, अब सरकारें बनेंगी, और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया कि राजा अब गद्दी पर बैठेगा नहीं, देश को चलाएगा नहीं। फ्रांस में अब सरकारें बनेंगी, मतलब फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। जो भी सरकार बनेगी उसको देश के लोग चुनेंगे। लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। इधर सरकार बन गई, मतलब जैकोबिनों की सरकार बन गई, और राजतंत्र ख़त्म कर दिया कि अब राजा की फैमिली से कोई राजा नहीं बनेगा। फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया कि हाँ, जो भी सरकारें बनेंगी वो लोगों द्वारा चुनी जाएंगी। और उधर दूसरी तरफ लुई 16 को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी गई। और 21 जनवरी, ये डेट्स आप याद करना, क्योंकि 1 वर्ड में भी आ सकती हैं अभी कब राजतंत्र ख़त्म हुआ और कब लुई 16 को फांसी दी गई। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस लीड आ कॉनकॉर्ड में उसे सबके सामने फांसी दे दी गई। जल्दी ही उसकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भी
फांसी दे दी गई। अब जैकोबिनों की सरकार कार्य शुरू करती है जब मतलब फांसी दे दी जाती है राजा रानी को। तो उसके बाद 1793 से 1794 तक को काल जो मतलब इनका जैकोबिन आई तो लोगों को राहत देने के लिए थी, लेकिन इनका जो नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है कि वो लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उतने समय को जितनी देर जैकोबिनों की सरकार चली उसको अंत का युग कहा जाता है। रॉबेस्पियर ने नियंत्रण लोगों पे कंट्रोल पाने के लिए नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई, जिसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, हमें पता है कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और कुछ राजनीतिक दल ऐसे थे जो राजा से प्यार करते थे, मतलब वो चाहते थे कि राजतंत्र रहे। तो रॉबेस्पियर कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और अन्य राजनीतिक दलों को गणतंत्र के दुश्मन मानता था। और क्योंकि इन लोगों की कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और अन्य राजनीतिक दलों की रॉबेस्पियर के साथ कार्यशैली नहीं मैच खाती थी और वो रॉबेस्पियर से सहमत नहीं थे, इसलिए उन सबको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया रॉबेस्पियर ने और जेल में डाल दिया। फिर एक क्रांतिकारी न्यायालय या कोर्ट में इनका मुकदमा चलाया गया। जिस जिस व्यक्ति को दोषी पाया गया उनको रॉबेस्पियर गिलोटिन पे रखकर उसी व्यक्ति का सिर कर देता था, चाहे कुलीन वर्ग था, चाहे पादरी वर्ग था, चाहे अन्य राजनीतिक दल थे, उनको जेल में डाला गया। फिर उनका क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा दोष जब सिद्ध हो गया तो उसके बाद उनका सिर वो गिलोटिन पे रख के काट देता था। रॉबेस्पियर सरकार ने अपने कानून बनाए कि हमें पता है कि वहाँ पर मजदूरी कम मिलती थी, जो लोग मजदूर थे, और जो पाव रोटी वगैरह होती थी उसकी कीमतें ज़्यादा होती थी। तो रॉबेस्पियर सरकार ने सबसे पहले एक मजदूरी तय कर दी कि इस मजदूरी से कम मजदूरी किसी भी मजदूर को नहीं दी जाएगी, और पाव रोटी की कीमतें तय कर दी कि इस कीमत से ज़्यादा कोई पाव रोटी महंगी नहीं बेचेगा। और वो जो गरीब होते थे वो गोश्त और पाव रोटी खरीद नहीं सकते थे, तो गरीबों के लिए गोश्त और पाव रोटी राशन की दुकानों पर बेची जाने लगी। उनको बिल्कुल कम रेट पर राशन की दुकानों पे गोश्त और पाव रोटी मिलती थी। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर तय कीमतों पर बेचना था, और जो वहाँ फ्रांस के किसान थे अब उनसे कोई सस्ते में अनाज नहीं खरीद सकता था। उनको बाज़ार में उनकी जो भी वो खेतों में अनाज वगैरह उगाते थे उनकी कीमत भी तय कर दी गई थी, और उसी निश्चित कीमत पर जाके उन्हें बाज़ार में अपनी जो अनाज था बेचना था। और अब फ्रांस में जो अमीर लोग थे वो सफ़ेद आटे की रोटी खाते थे, वो सफ़ेद आटे की रोटी बंद कर दी गई और सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं की बनी समता वाली रोटी अनिवार्य कर दी गई। संबोधन में बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने के लिए पहले वहाँ पे महाशय महोदय पुकारा जाता था पुरुषों और औरतों को, लेकिन अब फ्रांसीसी पुरुषों के लिए सितोएन एवं औरतों के लिए सितोइन नाम से संबोधित किया जाने लगा। जो चर्च थे वहाँ के वो जैकोबिन क्लब के लोगों ने बंद कर दिए, और जो चर्च के भवन थे, इमारतें थी, उनको बैरक, सैनिकों के लिए बैरक जहाँ दफ्तर बना दिया गया। रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके जो साथ रहने वाले समर्थक लोग भी थे वो भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया रॉबेस्पियर को, और गिरफ्तार करके अगले ही दिनों से गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। इस तरीके से जब जैकोबिनों की सरकार बनी तो इस तरीके से जब जैकोबिनों की सरकार चली गई तो अब मध्यवर्ग की सरकार बनी, जिन्होंने सबसे पहले संविधान बनाया था। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। हमने पहले देखा कि इन्होंने पहले भी अमीर लोगों को 25 वर्ष के पुरुषों को जो 3 दिन की सैलरी के बराबर कर देते थे उनको मध्य वर्ग ने अधिकार दिया था, पहला संविधान जो फ्रांस का बना था। अब जैकोबिनों ने तो सभी अमीर गरीब पुरुष जो 21 वर्ष के पुरुष थे सबको वोट का अधिकार दिया था, लेकिन अब जैकोबिनों की सरकार चली गई तो अब आ गई मध्य वर्ग की सरकार। इन्होंने सबसे पहले संविधान में गरीब जो पुरुष थे उनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। इस संविधान में जो अब संविधान के अनुसार जो मध्य वर्ग की सरकार में 2 विधान परिषदें बनी,
एक कार्यपालिका बनी, एक कार्यपालिका में 5 डायरेक्टर होते थे। 2 विधान परिषदें बनी, एक कार्यपालिका जिसमें 5 डायरेक्टर होते थे। लेकिन डायरेक्टरों का जो डायरेक्टर होते थे उनका झगड़ा विधान परिषदों से होता रहता था, और जो विधान परिषदें होती थी वो ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो कार्यपालिका के जो डायरेक्टर हैं उनको ख़त्म कर दें, हटा दें। और इन दोनों की, डायरेक्टरों और विधान परिषद के लोगों की लड़ाई का फ़ायदा लेकर फ्रांस में दोबारा राजतंत्र लेकर आ गया नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे आ गया, मध्य वर्ग की सरकार भी चल नहीं सकी। तो ये बच्चों पूरी कहानी है फ्रांस की क्रांति की। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना।